हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 14वें यूनिट का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 14 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है सबसे पहले फ्रक्टोज, फिर हमें पढ़ना है बेटे नंबर 2 पर सुक्रोज, सुक्रोज के बाद हम नंबर 3 पर पढ़ेंगे माल्टोज, नंबर 4 पर पढ़ेंगे लैक्टोज, नंबर 5 पर पढ़ेंगे स्टार्च, और नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे बेटे सेल्यूलोज। तो इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर हमें टिप्पणी सीखनी है, यानी शॉर्ट नोट कैसे लिखा जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सबसे पहले पढ़ना है फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है बेटे, तो हम हेडिंग लिखते हैं फ्रक्टोज। यदि पेपर में फ्रक्टोज के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो हमें किस प्रकार उत्तर लिखना है या किस प्रकार लघु टिप्पणी करनी है। फ्रक्टोज मेरे साथ साथ लिखना चाहिए बेटे आपको भी। देखो, फ्रक्टोज में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि फ्रक्टोज जो है बेटे एक कीटोहेक्सोज होता है। क्या होता है बेटे? कीटोन वाला और 6 कार्बन वाला। फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोहेक्सोज होता है। जैसे आपने पढ़ा था ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। तो फ्रक्टोज में इसी तरीके से एल्डिहाइड की जगह क्या होता है? कीटोन ग्रुप। ठीक है बेटे, और इसकी एक बात आपको ये भी पता है कि ये सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। सुक्रोज के जल अपघटन से, जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, जिसे आप अम्लीय जल अपघटन भी कहते हो। ठीक है बेटे, तो एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। तो हमने लिखा है सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है। यदि आप सुक्रोज का जल अपघटन करोगे तो आपको एक तो ग्लूकोज मिलेगा और एक मिलेगा फ्रक्टोज। ठीक है बेटे, और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यह एक मोनोसैकेराइड है। जैसे ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है ना, और बेटे प्राकृतिक है। हम लिख सकते हैं यह एक प्राकृतिक मोनोसैकेराइड है। कैसा मोनोसैकेराइड है? प्राकृतिक, यानी प्रकृति में पाया जाने वाला। ठीक है बेटे, कितनी बातें हुई हैं? 3 बातें हुई। कैसा मोनोसैकेराइड है? प्राकृतिक मोनोसैकेराइड, क्योंकि ये प्रकृति में पाया जाता है। जैसे आप कह सकते हो कि फलों और सब्जियों में, यह फल, फल क्या, फलों लिख लो, फलों व सब्जियों में, फलों व सब्जियों में पाया जाता है। फलों व सब्जियों में पाया जाता है। तो ये बातें तो फ्रक्टोज के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं फ्रक्टोज की संरचना की, मान लो हम फ्रक्टोज की संरचना की बात करते हैं, तो बेटे संरचना माने स्ट्रक्चर, बनावट, किस तरीके का फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो आपको नंबर 1 पे सीखना पड़ेगा। फ्रक्टोज की कई तरह की संरचनाएं वैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं। उसमें से सबसे पहली जो संरचना हम अध्ययन करेंगे वो है खुली श्रृंखला।
खुली श्रृंखला संरचना। तो फ्रक्टोज की खुली श्रृंखला संरचना हमें जरूर बनानी आनी चाहिए। कैसे बनती है देखो भाई, फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं? फ्रक्टोज में होते हैं 6 कार्बन। तो मैं 6 कार्बन बनाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये बनाए 6 कार्बन और हमने इन्हें जोड़ दिया है 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से। बेटे जो सबसे ऊपर वाला कार्बन होता है, पहले नंबर वाला कार्बन, वो होता है CH2OH। इस तरीके से व्यवस्थित होता है CH2OH। ये जो दूसरे नंबर वाला कार्बन होता है, इस पर होता है कीटोन ग्रुप। आप CO लिख सकते हो या C और O के बीच डबल बॉन्ड लगा सकते हो। जिस तरह एल्डिहाइड में पहले कार्बन पर CHO ग्रुप होता है, इसी तरीके से जिस तरह ग्लूकोज में, ग्लूकोज पढ़ा था ना बेटे, फ्रक्टोज से पहले क्या पढ़ा था? ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज में पहले कार्बन पर CHO होता है, वो एक एल्डोहेक्सोज है और इसे हमने कहा है कीटोहेक्सोज। तो ग्लूकोज में तो पहले नंबर पे CHO ग्रुप था और यहाँ बेटे दूसरे नंबर पे क्या है? CO, कीटोन ग्रुप। यहाँ होता है बेटे H और यहाँ होता है OH। फिर इधर H होगा और इधर होगा OH। अब ये है 5वां कार्बन, इस पे भी इधर H होगा और इधर होगा OH। और ये लास्ट वाला कार्बन है, 6ठा कार्बन, इस पे भी CH2OH होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कार्बन CH2OH, लास्ट वाला कार्बन यानी 6ठा कार्बन CH2OH, दूसरा कार्बन CO, बाकी CHOH, CHOH और CHOH है। ये स्ट्रक्चर होती है। इसे कहते हैं बेटे D माइनस फ्रक्टोज। D माइनस फ्रक्टोज क्या कहते हैं बेटे? D माइनस फ्रक्टोज। तो हमें खुली श्रृंखला से एक बात पता चली है। बात ये पता चली है कि यदि हम अणु सूत्र की बात करें ना, चलो यहाँ संरचना में हम लिखते हैं कि इसका जो अणु सूत्र होता है वो ग्लूकोज जैसा ही होता है। इसका अणु सूत्र क्या होता है? फ्रक्टोज का अणु सूत्र भी C6H12O6 होता है। और इस अणु सूत्र और बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर, रिएक्शंस के आधार पर खुली श्रृंखला संरचना फ्रक्टोज की ऐसी होती है। इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो दूसरा कार्बन है ना, आप यदि नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6, दूसरे कार्बन पर आप देखोगे कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, यहाँ पॉइंट लगा के लिख रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर कौन सा ग्रुप है बेटे? कीटोन ग्रुप होता है। दूसरे कार्बन पर कौन सा ग्रुप होता है बेटे? कीटोन ग्रुप। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। और बेटे 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। हम इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं बेटे, खुली श्रृंखला संरचना की, कि इसमें हमें पता चला है कि अणु सूत्र तो C6H12O6 होगा ही, पर हमें पता चला है कि दूसरे कार्बन पर कीटोन होता है और 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है फ्रक्टोज में। ठीक है बेटे। और डी प्रकार की संरचना या संरचना नहीं कहते हो तो आप कह सकते हो श्रेणी से संबंधित है। यानी इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डी प्रकार का होता है। जैसे हमने ग्लूकोज का लिखा था D, इसलिए यहाँ भी D लिखा है। ठीक है।
पर एक बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ डी के साथ लिखा गया है माइनस। माइनस इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये लेफ्ट साइड में समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपन को घुमा देता है, यानी वामाव्रत दिशा में घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो आप इसे कह सकते हो कि ये होता है वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को बाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। फ्रक्टोज क्या होता है? वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसे आप कहते हो लेबियो रोटेटरी। इसलिए हम इसे कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डी माइनस। डी इसके कारण, संरचना के कारण, और माइनस वाम ध्रुवण घूर्णक के कारण, इसलिए इसे डी माइनस फ्रक्टोज कहते हैं। इसलिए कहते हैं बेटे इसे डी माइनस फ्रक्टोज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यदि फ्रक्टोज के बारे में शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो कम से कम इतना तो आपको लिखना है। ये थी इसकी खुली श्रृंखला संरचना। अब यदि हम इसकी बंद श्रृंखला संरचना या चक्रीय संरचनाओं की बात करते हैं तो एक आती है फ्यूरेनोज संरचना। फ्यूरेनोज संरचना। बेटे फ्यूरेनोज संरचना कैसी होती है फ्रक्टोज की? देखो जरा, फ्यूरेनोज संरचना फ्रक्टोज की ऐसी होती है कि यदि आप फ्यूरेनोज की बात करते हो तो फ्यूरेनोज होता है ऐसा, एक पंचभुज जैसा होता है। देखो ये पंचभुज है और इसमें यहाँ ऑक्सीजन एटम है, और बेटे यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ये होता है फ्यूरॉन। मैं लिखता हूं क्या है ये? फ्यूरॉन है। क्या है बेटे? फ्यूरॉन। तो फ्यूरॉन जैसी स्ट्रक्चर होती है, यानी 5 कार्बन। इसमें कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5। 5 तत्वों का एक चक्र है, एक साइकिल है, और इन 5 तत्वों में से 1 2 3 4 कार्बन, 4 तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका? फ्रक्टोज का। कैसे होता है देखो, यदि हम फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं बनाऊंगा कितने कार्बन? 6 कार्बन बनाऊंगा। अब ध्यान से समझना पड़ेगा आपको बिल्कुल। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन बना लिए, और 1 2 3 4 5 एंड 6 ये इनके ऊपर नंबरिंग कर दी। हमें पता है कि पहले कार्बन पे क्या है? CH2OH। तो पहले कार्बन पे हम लिखेंगे CH2OH, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड O, तीसरे कार्बन पे बेटे इधर OH और इधर H, चौथे कार्बन पर इधर H और इधर OH, और बेटे 5वें कार्बन पर भी इधर H और इधर OH, और लास्ट वाला कार्बन और पहला कार्बन एक जैसे होते हैं। ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हुआ हमारा किसका? फ्रक्टोज का। अब होता क्या है, बिल्कुल जैसे ग्लूकोज में हुआ था कि आप यहाँ दूसरे और 5वें कार्बन को देख लो। 5वें कार्बन का ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ना, ये हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और यदि ये ऑक्सीजन के पास चला गया तो ये बन जाएगा OH, और OH को 2 बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ। ध्यान से देख लो आप जरा इस बात को। मैंने कहा कि जो चक्र बनेगा वो दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच बनेगा। समझ रहे हैं ना आप? चक्र कहाँ बनेगा? दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच। अब देखो, पहला कार्बन बनाता हूं मैं। पहला कार्बन ये बनाया, पहला कार्बन CH2OH, ये बन गया पहला कार्बन। पहले कार्बन के बाद अब बनाता हूं दूसरा कार्बन। यहां से देखो, दूसरा कार्बन क्या है? दूसरा कार्बन है C। देख रहे ना आप? C, ये बनाया C, और C के ऊपर सिंगल बॉन्ड से अब क्या जुड़ेगा? OH, ये जोड़ दिया OH। ठीक है, ये हमारे पास पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये OH जोड़ दिया हमने। उसके बाद बेटे
क्या होता है, तीसरा कार्बन बनाओ दूसरे के बाद। तीसरा कार्बन ये बनाया, सी, यहाँ एच है और यहाँ ओ एच है। फिर बनाओ चौथा कार्बन, सी, इधर एच है और इधर ओ एच है। फिर पांचवा कार्बन बनाओ, ये बना दिया पांचवा कार्बन। इधर एच है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ हमारे पास ओ बचा है क्योंकि एच तो यहाँ चला गया था। तो होगा क्या, इस दूसरे नंबर को इधर को लिखो थोड़ा। यहाँ से जो है बेटे, एक कार्बन जो है ये बॉन्ड उठा था ना, ये बॉन्ड किस किस के बीच बना था, ई ऑक्सीजन आएगा बीच में। देखो ये बॉन्ड मैंने यहाँ से निकाला और ये जोड़ दिया इसके बीच में ऑक्सीजन। जरा ध्यान से देख लो आप, बिल्कुल यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को। थोड़ा सा इसे साइड में बनाओ इधर। देखो बेटे, इधर बनाओ इसे थोड़ा। देखो क्या बताया है, ये हमारे पास पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन, और छठा कार्बन हम बना देंगे CH2OH। जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, पहला कार्बन CH2OH ज्यों का त्यों है, दूसरा कार्बन C, ये रखा हुआ दूसरा कार्बन, इस C के ऊपर यहाँ से H आ गया था तो OH ये जुड़ गया। पर ये वाला जो बॉन्ड है उसने दूसरे कार्बन और पांचवे कार्बन को जोड़ा है। ये जो बॉन्ड पाई बॉन्ड था, इस बॉन्ड ने दूसरे और पांचवे कार्बन को जोड़ दिया है। देखो दूसरा कार्बन और पांचवा कार्बन आपस में जुड़े हैं एक बॉन्ड के द्वारा, और उस बॉन्ड के बीच में क्या आएगा, ये ऑक्सीजन एटम। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं ना आप ध्यान से। अब इसके अलावा एक समावयवी इसका और मिलता है, उसे भी देख लो। उसमें डिफरेंस आएगा, इधर CH2OH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। यानी कि ये कार्बन है, कार्बन के इधर CH2OH, यानी कि पहला कार्बन तो इधर चला गया और ये चला गया बेटे दूसरा कार्बन, इधर लिखो साइड में, और OH चला गया इधर। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ यहाँ हमने क्या करा है, CH2OH को तो उधर लिख दिया, पहले लेफ्ट में था अब राइट में लिख दिया, OH पहले राइट में था अब लेफ्ट में लिख दिया। ऐसा भी एक समावयवी मिलता है। ये हो जाएगा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये पांचवा कार्बन हो गया, और ये हो गया छठा कार्बन। छठा कार्बन तो CH2OH रहेगा। तीसरे कार्बन को देखो, HOH, बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ H है और यहाँ OH है। चौथा कार्बन HOH, यहाँ H है और यहाँ OH है। पांचवा कार्बन, इधर H है, अब देखो ध्यान से, यहाँ से और दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन वाला एक पाई बॉन्ड इस तरीके से जुड़ा होगा। देख रहे ना आप, देखो कार्बन पूरे हो गए क्या, 1 2 3 4 5, और ये क्या है, छठा कार्बन। तो ये दो स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि ये संरचनाएं आपस में बदलती रहती हैं। जैसे हमने ग्लूकोज में पढ़ी थी चक्रीय संरचना, इसी तरीके से फ्यूरेनोस संरचना आपको पढ़नी है। देखो जरा ध्यान से, इस फ्यूरॉन को देखो, फ्यूरॉन से आपको पता चलता है 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाला रिंग। देखो 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाला रिंग। देखो 1 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाला रिंग। तो इसलिए इन संरचनाओं को फ्यूरेनोस संरचना कहते हैं। ठीक है, ये जो पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने आया है इसे कहते हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। इसे कहते हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो लिख सकते हैं हम अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। और यदि ये अल्फा डी माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, बीटा। ये हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, यदि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको फ्यूरेनोस संरचना जरूर आनी चाहिए बनानी, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सीखेंगे फ्रक्टोज की
हावर्थ संरचना। ठीक है बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटे फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना, जैसे हमने ग्लूकोज की पढ़ी थी। तो यदि हम हावर्थ संरचना की बात करते हैं, इसमें आपको बनाना होता है पंचभुज। ठीक है भाई, पहली संरचना हमने पढ़ी खुली श्रृंखला संरचना, फिर पढ़ी हमने फ्यूरेनोज संरचना, अब हम पढ़ते हैं हावर्थ संरचना। इसमें आपको क्या करना होता है, पंचभुज बनाना होता है। देखो पंचभुज बनाता हूं मैं, 1 2 3 4 और 5। एक पंचभुज तो ये बना दिया। और बेटे एक पंचभुज बना देते हैं यहाँ, 1 2 3 4 और एक 5। इसमें यहाँ ऑक्सीजन होता है और यहाँ भी ऑक्सीजन होता है। अब हमें जोड़ने हैं 6 कार्बन, यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे और यहाँ, इस तरह बनाना है, ध्यान रखना है सबको। जैसे ये पहला कार्बन है CH2OH, ये तो पहला कार्बन हो गया, और दूसरा कार्बन ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या जुड़ा है, OH। ठीक है, यहाँ ये अगला कार्बन है तीसरा, इसके ऊपर यहाँ OH जुड़ा है और यहाँ H। ये चौथा कार्बन है HOH। यहाँ यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ कार्बन है। पांचवा कार्बन यहाँ H है और छठे कार्बन पर ये है CH2OH, ये छठा कार्बन है। तो यदि आप नंबरिंग करना चाहते हो तो 1 और ये 2 और ये 3 4 और ये 5 और ये छठा कार्बन ये है CH2OH वाला। पहला कार्बन भी CH2OH होता है और छठा भी CH2OH होता है। ठीक है बेटे, तो इसे आप ध्यान रखोगे कि दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच रिंग बनी हुई है। दूसरे और पांचवें के बीच देखो 1 2 3 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, 5 सदस्यों से मिलकर बनने वाली रिंग है। ठीक है, आप इसे कह सकते हो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज। ठीक है बेटे, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में केवल एक अंतर आता है दूसरे कार्बन पर। देखो पहले इस तरह मैं इन्हें बना लूं सारे बॉन्ड्स को, ये बना ली बॉन्ड। सिर्फ अंतर यहाँ आएगा कि CH2OH तो लिखा जाएगा नीचे और बेटे OH लिखा जाएगा ऊपर, बाकी सब सेम है। यहाँ ऊपर OH लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ HOH लिख दिया और यहाँ बेटे H और ये CH2OH लिख दिया। बिल्कुल सेम है, अंतर केवल यहाँ आया है। देखो ये पहला कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। देखो दूसरे कार्बन को देखो, CH2OH ऊपर था, OH नीचे था। इसमें CH2OH नीचे आ गया है, OH चला गया है ऊपर। तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज का जो भाई है, वहां हम क्या लिखेंगे नाम उसका, इसका अल्फा है तो इसका बीटा हो जाएगा, बीटा डी। आप डी को ब्रैकेट में भी लिख सकते हो और ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो, बीटा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोज, ये इसका नाम होगा। ठीक है बेटे, तो ये दो स्ट्रक्चर्स आपको हावर्थ संरचना के बनाने आने चाहिए, ग्लूकोज के भी आने चाहिए और फ्रक्टोज के भी आने चाहिए, दोनों के आने चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले कार्बोहाइड्रेट की, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और इस बार हम पढ़ेंगे बेटे सुक्रोज। क्या पढ़ेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज आपको पता है ना, एक डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड। सुक्रोज चीनी, शक्कर, कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह एक क्या है बेटे, अभी बताया मैंने, यह एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड तो आपको पता है, मैंने सिखा रखा है ना डाइसैकेराइड।
जो जल अपघटित होने पर दो मोनोसेकेराइड के अणु देता हो या यूनिट देता हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यह जल अपघटन पर क्या क्या देता है बताओ। एक तो ग्लूकोज देता है, एक फ्रक्टोज। तो आप लिख सकते हो डी प्लस ग्लूकोज वेर डी माइनस फ्रक्टोज देता है। डी प्लस ग्लूकोज देगा और डी माइनस फ्रक्टोज देगा। कैसे देगा इसके बारे में चलो बात करते हैं। वैसे तो रिएक्शन आपको लिखवा रखी है, C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का फार्मूला। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं ना, H2O, और अम्लीय जल अपघटन, थोड़ा सा माध्यम अम्लीय होना चाहिए, तो आपको पता है C6H12O6, एक तो ग्लूकोज है और एक है फ्रक्टोज, C6H12O6। एक ग्लूकोज बनता है और एक क्या बनता है, फ्रक्टोज। अब यदि हम सुक्रोज की संरचना की बात करते हैं तो हमें एग्जाम में किस तरह की संरचना सुक्रोज की बनाकर आनी है, इसके बारे में समझेंगे। देखो, आपको क्या करना है, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज बनाना है। तो एक ग्लूकोज का हम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लूकोज का जैसा हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र हमने ग्लूकोज का पढ़ा था, ये तो फ्रक्टोज का हमने बना रखा है। तो ग्लूकोज में आपको पता है क्या होता है, षटभुज। ग्लूकोज में तो हेक्सागन होता है ना, षटभुज, ऐसा होता है ग्लूकोज। और यदि फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज होता है ऐसा। तो फ्रक्टोज में हम बनाएंगे पंचभुज, इस तरह। ये बना लिया बेटे पंचभुज। तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज हमें बनाना है। इसमें आपको पता है ग्लूकोज में ऑक्सीजन एटम चक्रीय संरचना में यहाँ होता है और फ्रक्टोज में यहाँ होता है। दोनों के हमने हावर्थ संरचनाएं बनाई है, दोनों की। देखो, यहाँ हम बॉन्ड्स दिखाएंगे, बॉन्ड्स इस जगह, ये। और इसमें भी बेटे हम क्या दिखाएंगे, बॉन्ड्स इस तरीके से। फ्रक्टोज में इस तरीके से बॉन्ड दिखाएंगे हम। देखो, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। ये पहला कार्बन है, पहला। उसके बाद ये हो जाएगा दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और यहाँ कहीं जुड़ेगा छठा कार्बन। यहाँ लिख देता हूँ, छठा कार्बन यहाँ जुड़ेगा। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ हम बात करेंगे, यदि हम फ्रक्टोज की बात करें तो पहले कार्बन को हम यहाँ रखेंगे, CH2OH को, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन कहीं नीचे रखेंगे हम। जैसे इसमें छठे कार्बन को हमने ऊपर रखा है। क्या होता है बेटे कि पहले कार्बन पर ये H है और H के नीचे क्या है, OH। देखियो, जरा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। ये जो OH है, चलो अभी लिख देता हूं इसे। ठीक है। पहले कार्बन पे HOH, दूसरे कार्बन की बात करें तो यहाँ भी क्या है, HOH। तीसरे कार्बन की यदि हम बात करें तो तीसरे कार्बन पर क्रम हो जाता है उल्टा, OH H। चौथे कार्बन पे क्या होता है, HOH। ग्लूकोज बना रहा हूं बेटे, ग्लूकोज। यहाँ H है और ऊपर हो जाएगा CH2OH, CH2OH। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन ये है। ये हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज। आप लिख सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज है ये, इधर लिख देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज है। अब बेटे, यदि आप फ्रक्टोज की बात करो तो फ्रक्टोज में आप इधर से स्टार्ट करो। पहले नंबर पे हम लिखेंगे CH2OH, चलो इधर को लिख देते हैं CH2OH। दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पे यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, OH, ऐसे जोड़ दिया OH। तीसरे कार्बन की यदि हम बात करें तो यहाँ H है, यहाँ OH है, और चौथे कार्बन पर यह क्रम क्या हो जाता है, बदल जाता है। ऊपर तो होगा OH और नीचे होगा H। पांचवें कार्बन की यदि हम बात करें
तो पांचवें कार्बन पे ऊपर H होगा और उसके बाद ये छठा कार्बन है, इसे आप CH2OH लिखोगे। ये अल्फा डी ग्लूकोज था और वो क्या हो जाएगा बेटे, बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, यहां लिख देता हूं बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, देखो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, OH ऊपर है CH2OH नीचे है। ठीक है, OH ऊपर है और CH2OH क्या है, नीचे है। अब इसमें क्या होता है बेटे, बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपको एक बात बताऊंगा कि आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे कि यहाँ मैंने H लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है H, और वहां क्या लिखा हुआ है OH, तो आप इसे OH लिख लो। चलो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कौन सा कार्बन है, ये छठा कार्बन H। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटे। बताऊं क्यों सही है, क्योंकि वो तो दूसरा कार्बन था, दूसरे कार्बन पे OH और CH2OH है, OH और CH2OH। ये पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन को देखोगे H और CH2OH, H और CH2OH, तो इसलिए हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, यहाँ H ही आएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ते कैसे हैं, एक तरफ से H निकलेगा और एक तरफ से निकलेगा OH। ठीक है, एक तरफ से H निकलेगा, एक तरफ से OH। देखो यहां देखो, ये यदि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास सुक्रोज बनने के साथ साथ जल का एक अणु निकलता है। यदि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में जुड़ेंगे तो सुक्रोज तो बनेगा ही, साथ में जल का अणु निकलेगा। वो जल का अणु ऐसे ही तो निकलता है कि एक तरफ से OH निकल गया और एक तरफ से क्या निकल गया, H, इस तरह निकलता है। यहां से H निकल गया, यहां से OH। अब इस बात को हम यहाँ रिएक्शन में ना लिख के मैं सीधा आपको निकाल के ही दिखाता हूं कि यदि आप एक तरफ से H और एक तरफ से OH निकाल लेते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो यहाँ O आ जाएगा, क्या आ जाएगा, O। तो इस तरीके से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से। और ये जो बीच में बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। इसे आप कह सकते हो ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड कह दो, चलो हिंदी में लिख देते हैं ग्लाइकोसाइडी बंध, इसे कहते हैं बेटे ग्लाइकोसाइडी बंध या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ध्यान रखना है कि ये क्या है ग्लूकोज, ये क्या है फ्रक्टोज, दोनों के बीच जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडी बॉन्ड। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है कि यदि ग्लूकोज है उसका अपचायक हिस्सा यहाँ था, उसका जो अपचयन करने वाला हिस्सा था वो ये OH था, और इसी तरीके से फ्रक्टोज का भी अपचायक करने वाला हिस्सा यानी अपचयन करने वाला हिस्सा OH यहाँ था। इसका भी अपचयन करने वाला हिस्सा और इसका भी अपचयन करने वाला हिस्सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के कारण क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए ग्लूकोज यदि अकेला है तो अपचायक शर्करा आप इसे कह सकते हो, और बेटे फ्रक्टोज यदि अकेला है तो इसे भी आप अपचायक शर्करा कह सकते हो। सिखाया था आपको अपचायक और अनअपचायक शर्करा। पर यदि हम सुक्रोज की बात करते हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आप लिख सकते हो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक अनअपचायक, सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है। ठीक है बेटे, क्योंकि इनके अपचायक ग्रुप क्या हो गए हैं, बदल गए हैं या फिर निष्क्रिय हो गए हैं या फिर नष्ट हो गए हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने के कारण। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां लिखता हूं मैं, बोर्ड पे जगह नहीं बची। ये जो सुक्रोज होता है ना बेटे, सुक्रोज, यदि हम इसकी ऑप्टिकली एक्टिवनेस की बात करें तो सुक्रोज बेटे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी।
दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है। समझ रहे हैं ना आप? क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को दाईं ओर घुमा देता है। ठीक है। और एक चीज आप और देख रहे होंगे कि जब सुक्रोज बनता है तो ग्लूकोज का तो पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा। तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं कि ग्लूकोज का C1 यानी पहला कार्बन व फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन है? देखो फ्रक्टोज का दूसरा है C2 आपस में जुड़े होते हैं। कब जुड़े होते हैं? जब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज। तो यदि एग्जाम में सुक्रोज के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो आपको ये बात लिखनी है कि यह एक डाइसैकेराइड है और इसके जल अपघटन से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बनता है। संरचना में ये स्ट्रक्चर बनाना है, बताना है ये तो अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है, दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन रहा है। और ये 3 बातें लिखनी है। सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है, सुक्रोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है और ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन से आपस में जुड़ता है, तब सुक्रोज बनता है। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, अगली बात करेंगे फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। बेटे अब हम बात करेंगे माल्टोज के बारे में। माल्टोज बिल्कुल ध्यान से समझेंगे माल्टोज के बारे में, क्या क्या हमें सीखना है। ये भी एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि यह एक डाइसैकेराइड है बेटे। डाइसैकेराइड तो समझते हो आप, जिसके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। तो यह एक डाइसैकेराइड है। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है बेटे? डाइसैकेराइड। ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखनी है कि यह ग्लूकोज कह दो, यहां आप जय भी लिख सकते हो, सै भी लिख सकते हो, एक ही बात है। यह ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। ग्लूकोज के कितने अणुओं से मिलकर बनता है बेटे? 2 अणुओं से। जो माल्टोज है वो ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बनता है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है। और पहले ग्लूकोज का C1 यानी पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के C4 यानी चौथे कार्बन से जुड़ता है और बॉन्ड वही बनेगा आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यह ध्यान रखना है कि पहले ग्लूकोज का तो होगा कौन सा कार्बन? पहला कार्बन होगा और दूसरे ग्लूकोज का कौन सा होगा? चौथा कार्बन होगा। और एक चीज और ध्यान रख लेना आप कि यह एक अपचायक शर्करा है। यह एक अपचायक शर्करा है। सबको एक बात का पता है कि जो हमारा मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हैं वे सब अपचायक शर्करा होती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर। भाई सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, फिर भी अपचायक शर्करा नहीं है। तो आप सुक्रोज को छोड़ दो, बाकी जितने भी मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हैं वे सभी बेटे अपचायक शर्करा होते हैं। ठीक है, यानी कि अपचयन का गुण दिखाते हैं। अच्छा, इसमें हमने लिखा है कि इसमें क्या है? ग्लूकोज के 2 अणु हैं। तो आप ग्लूकोज के 2 अणु इस तरह बनाओगे। देखो, एक तो षटभुज यहां बना दिया हमने,
और एक षट्भुज यहाँ बना दिया। ऐसा ही तो स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। यदि हम चक्रीय संरचना की बात करें, हावर्थ संरचना की बात करते हैं या हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र की बात करते हैं, तो यहाँ होता है इसमें ऑक्सीजन एटम इस तरीके से अटैच, और बाकी यहाँ हम जोड़ देंगे बहुत सारे बॉन्ड्स इस तरीके से, और इन पे फिर कार्बन एटम दिखाएंगे। ये जोड़ दिया हमने बॉन्ड्स। देखो यहाँ H है, ठीक है, और इसका भी यहाँ H है, और ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन एटम के द्वारा इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है यहाँ भी OH यहाँ भी OH था, एक तरफ से H निकल गया एक तरफ से OH निकल गया, तो बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है, और बीच में आपको दिखाई दे रहा है केवल ऑक्सीजन एटम। मैंने अभी बताया था कि यहाँ भी क्या था, OH था, और यहाँ भी क्या था, OH था। तो एक तरफ से H निकल जाता है एक तरफ से OH निकल जाता है, तो क्या बचेगा O, वो O ये है, और दोनों को आपस में जोड़ रहा है। दोनों किसके अणु है, ग्लूकोज के अणु है। दोनों ग्लूकोज के अणुओं को आपस में जोड़ने का काम करता है ये बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कह सकते हो। अब बाकी आप, ये पहला कार्बन था ना, दूसरे कार्बन पे आप HOH जोड़ोगे, और तीसरे कार्बन पे आप OH H जोड़ोगे, चौथे कार्बन पे HOH, और पांचवें कार्बन पे नीचे H जोड़ दो, और ऊपर हो जाएगा ये हमारा CH2OH। नंबरिंग यदि आप करना चाहते हो 1 2 3 4 और 5, और ये छठा कार्बन है, तो ये तो हुआ पहला अणु ग्लूकोज का। इसी तरीके से हमें दूसरा अणु बनाना है ग्लूकोज का। देखो बिल्कुल ऐसे, ये H है, ये दिखा दिया हमने H पहला कार्बन। उसके बाद यहाँ क्या होगा, नीचे क्या होगा बेटे, पहले कार्बन पे नीचे क्या होगा, OH। ये दूसरा कार्बन है HOH, ये तीसरा कार्बन है OHH, ये चौथा कार्बन है HOH। OH तो इसमें इन्वॉल्व हो गया बॉन्ड बनाने में, और पांचवें कार्बन पे नीचे H और ऊपर CH2OH। ठीक है, 1 2 तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये है छठा कार्बन। तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों ग्लूकोज के ही अणु हैं। दो ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़ते हैं तो माल्टोज बनता है, और माल्टोज एक क्या है, डाइसैकेराइड है, क्योंकि इसमें मोनोसैकेराइड के दो अणु उपस्थित हैं, ये भी और ये भी, ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो इस तरीके से माल्टोज के ऊपर आपको शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखकर आनी है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये बातें लिखनी है और ये स्ट्रक्चर उसका बनाना है। माल्टोज के बाद हम मूव करते हैं लैक्टोज पर। लैक्टोज के बारे में बात करते हैं, चलो इसके ऊपर भी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है पेपर में। तो लैक्टोज, आपने नाम सुना होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर। तो लैक्टोज एक ऐसी शर्करा है जो दूध में उपस्थित होती है। ठीक है, तो लैक्टोज में आप लिख सकते हो कि यह किस में उपस्थित होता है, दुग्ध में। चलो पूरा सेंटेंस लिखता हूं, यह दुग्ध में उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट है ना बेटे, यह एक कार्बोहाइड्रेट है बेटे। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और इसलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। लिख दूं इस बात को, इसलिए इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं, यानी मिल्क शुगर। इसे आप कह सकते हो मिल्क शुगर। यह बीटा डी गैलेक्टोज, यह किससे बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज। एक तो बेटे इसमें चाहिए बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, वे बीटा डी ग्लूकोज।
से मिलकर बनता है। ठीक है बेटे, गैलेक्टोज का पहला कार्बन, ये भी बात लिख दो। गैलेक्टोज का पहला कार्बन को C1 लिखना है बेटे। गैलेक्टोज का पहला कार्बन ग्लूकोज के चौथे कार्बन C4 से जुड़ता है। ठीक है, गैलेक्टोज का तो पहला कार्बन होगा और ग्लूकोज का चौथा कार्बन होगा जो आपस में जुड़े हुए हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि यह एक अपचायक शर्करा है। यह एक अपचायक, देखो एक बात ध्यान रखनी है आपको, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं और जितने भी डाइसैकेराइड हैं वे सब अपचायक शर्करा हैं, केवल एक को छोड़कर, सुक्रोज को छोड़कर। ठीक है, ये बात मैंने आपको सिखा रखी है। ये एक डाइसैकेराइड है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यह एक डाइसैकेराइड है। यह एक डाइसैकेराइड है। देखो अब जरा ध्यान से देखो, एक तो हमें गैलेक्टोज चाहिए, एक चाहिए हमें ग्लूकोज। गैलेक्टोज कैसा होता है, देखो लगभग ग्लूकोज जैसा ही होता है बेटे गैलेक्टोज। यहाँ तो हम बना लेंगे गैलेक्टोज और यहाँ बनाएंगे हम ग्लूकोज। ठीक है बेटे, ऑक्सीजन एटम आपको दिखाना ही पड़ेगा यहाँ, गैलेक्टोज में भी और ग्लूकोज में भी। ये बॉन्ड बना लेते हैं, फिर इनके ऊपर हम HOH जोड़ लेंगे और ऐसे ही यहाँ बना लेते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे। देखो पहला कार्बन है, नीचे H है और ऊपर ऑक्सीजन एटम इस तरह जुड़ेगा इसके साथ, क्योंकि दोनों बीटा डी प्रोडक्ट है ना, दोनों बीटा डी गैलेक्टोज बीटा डी ग्लूकोज, इसलिए यहाँ दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पे जुड़ेगा H और OH। ये है तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे उल्टा जुड़ेगा OH H, और ये चौथा कार्बन है OH H। फिर ये है हमारा पांचवा कार्बन, इधर H जुड़ जाएगा और यहाँ आ जाएगा छठा कार्बन CH2OH। ये छठा कार्बन है तो आप इसे ऊपर लिख लो, यहाँ छठा कार्बन है CH2OH। ये है बीटा डी गैलेक्टोज। क्या है बेटे, बीटा डी, नीचे लिख देता हूं बीटा डी गैलेक्टोज। ये बीटा डी गैलेक्टोज है। अब हम बात करते हैं बीटा डी ग्लूकोज की। यहाँ हम बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज। देखो ध्यान से, पहला कार्बन तो यहाँ बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहाँ बन जाएगा छठा। पहले कार्बन पे आपको क्या करना है, पहले कार्बन पे क्या करना है बेटे, ऊपर तो जोड़ना है OH और नीचे जोड़ना है H। ठीक है, क्यों जोड़ा है, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज है। ये पहले कार्बन में ही तो अंतर आता है, आपको याद होगा पहले कार्बन में ही डिफरेंस आया था। दूसरे नंबर पे यहाँ H और यहाँ हो जाएगा OH। और बेटे तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो यहाँ OH होगा और यहाँ H होगा। चौथे नंबर पे बात करें तो यहाँ होगा H और OH ने बॉन्ड बनाया है, इसके भी OH ने बॉन्ड बनाया है आपस में। पांचवें नंबर पे नीचे H होगा, छठे नंबर पे CH2OH। तो ये है बीटा डी ग्लूकोज। तो जब बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज दोनों आपस में जुड़ते हैं तो बनता है लैक्टोज। क्या बनता है बेटे, लैक्टोज। और ये लैक्टिक एसिड नाम आपने सुना होगा, उससे संबंधित है।
लैक्टिक एसिड और लैक्टोज पाए जाते हैं दूध में, इसलिए हम इसे कहते हैं दूध शर्करा। और ये एक डाइसैकेराइड है, क्योंकि दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनता है, या फिर इसका जल अपघटन करोगे तो दो मोनोसैकेराइड इकाई बनती है। जब हम इसका जल अपघटन करेंगे तो बॉन्ड चाहे तो ये वाला तोड़ दो, चाहे तो ये, यदि ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो जहां ऑक्सीजन है वहां तो H जुड़ेगा और इधर OH। देखो H जुड़ेगा तो यहाँ OH आ जाएगा, हमें मिल जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, OH। मतलब एक तरफ H जुड़ना है, एक तरफ OH जुड़ना है। तो ये तो हमें मिल जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज और ये मिल जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो इसके जल अपघटन से, माने लैक्टोज के जल अपघटन से, हमें दो मोनोसैकेराइड इकाइयां बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं डाइसैकेराइड। क्या कहते हैं बेटे, डाइसैकेराइड। यदि लैक्टोज का क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको टिप्पणी में इतना लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, चलो अगली बात करेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हम बात करेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च आपको पता है, इसे मंड भी कहते हैं, मंड, ठीक है। तो स्टार्च में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि यह पौधों में, पौधों क्या, पेड़ पौधों में, कहीं भी लिख सकते हो आप, पौधों में इकट्ठा होने वाला, इकट्ठे होने को कहते हैं संग्रहित होना, स्टोर होना। यह पौधों में संग्रहित होने वाला क्या है, पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड पता है ना आपको, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके जल अपघटन से 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं। और स्टार्च तो ऐसा है कि इसमें तो सैकड़ों या हजारों की संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होंगी जब आप स्टार्च का जल अपघटन कराओगे। तो 10 तो संख्या बहुत छोटी है, ठीक है। और एक चीज और आपको लिखनी है कि यह मनुष्य के लिए, यह मनुष्य के लिए बहुत अच्छा भोजन है, क्योंकि स्टार्च से हमें एनर्जी मिलती है ना बेटे। मनुष्य के लिए बहुत अच्छा भोजन है, ठीक है। और दाल, जड़, कंद, सब्जियां, इन सब में मिलेगा। तो आप इसे भी लिख सकते हो कि यह दाल में भी पाया जाता है, दालों में, और जड़ों में पाया जाता है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां या फल हैं जिनकी जड़ें हम खाते हैं। कंद, चलो लिख देते हैं सब्जियां भी। सब्जियों में पाया जाता है स्टार्च। वैसे बहुत सारे अनाज भी हैं जिनमें स्टार्च पाया जाता है, ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी है कि यह जो है बेटे, जो स्टार्च है वो अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। बहुलक माने पॉलीमर, यानी जिसमें बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में या हजारों की संख्या में क्या होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, ठीक है। एक चीज बहुत खास है कि यह दो घटकों से मिलकर बनता है, दो हिस्से होते हैं इसके, बस इसे समझ लेना ध्यान से। यह दो घटकों से मिलकर बनता है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। जो स्टार्च है उसमें कितने हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से दो हिस्से होते हैं, चलो यहाँ नाम लिखता हूं। एक तो उसका हिस्सा होता है एमीलोज, एमीलोज पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। स्टार्च का एक हिस्सा जो है वो तो एमीलोज है, इसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। और एक होता है नंबर 2 पे एमिलोपेक्टिन, एमिलोपेक्टिन
इन दोनों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एमिलोज के बारे में भी और एमिलोपेक्टिन के बारे में भी। तो चलो पहले एमिलोज के बारे में समझते हैं। बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएगा आपके। एमिलोज क्या है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एमिलोज बेटे ये स्टार्च का वो हिस्सा है जो पानी में घुलनशील होता है, ठीक है। तो जल में एमिलोज वाला जो हिस्सा है, जो पार्ट है, वो बेटे जल में घुलनशील होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको कि जल में क्या होता है, घुलनशील। मैंने आपको बताया कि स्टार्च में दो हिस्से हैं, स्टार्च में दो घटक हैं, एक तो एमिलोज, एक एमिलोपेक्टिन। हम बात कर रहे हैं एमिलोज की। एमिलोज में मैंने आपको बताया कि जल में घुलनशील है, और एक चीज ये ध्यान रखना कि ये स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा बनाता है। स्टार्च का 15 से 20% भाग जो है वो किसका होता है, एमिलोज का होता है, जो जल में घुलनशील हिस्सा है, ठीक है बेटे। और इसमें क्या होते हैं, 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज। चलो लिख देता हूं, 200 से 1000, ध्यान से समझना, अल्फा डी ग्लूकोज 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की अशाखित, ये चीज खास है, ध्यान से देखो। अशाखित का मतलब जिसमें कोई शाखा ना निकली हो, ब्रांच ना निकली हो, मतलब 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की अशाखित श्रृंखला होती है, अशाखित श्रृंखला होती है। क्या होती है, ऐसी श्रृंखला जिसमें कोई ब्रांच ना निकली हुई हो। कैसे होती है, चलो अच्छा समझाता हूं। एमिलोज कैसा है, आप ग्लूकोज लो, क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाते हैं, चलो ये हमने बनाया, एक थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ग्लूकोज का एक अणु तो यहां बना देंगे हम बेटे, और ग्लूकोज का एक अणु बनाएंगे हम यहां, और ग्लूकोज का एक अणु बनाएंगे यहाँ। वैसे तो 200 अणु तो हम यहाँ बना नहीं सकते हैं, या कई हजार भी बना सकते हैं, तो इसलिए हम 3 से ही समझ लेंगे। देखो पहले मैं आपको ये बॉन्ड बना के छोड़ दूं जिससे आपके समझ में आ जाए जल्दी। यहाँ तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, पता है सबको। और यहाँ भी क्या बनाएंगे हम, ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्या बनाएंगे हम, ऑक्सीजन। और ये बना रहे हम बॉन्ड जिसपे हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, OH ग्रुप वगैरह जोड़ने हैं, ठीक है। अब हम जोड़ते हैं ना आपस में। देखो H यहाँ क्या होना चाहिए, OH, पर आपको पता है इनके बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, जिसे आप कह सकते हो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या अल्फा बॉन्ड। इसे आप अल्फा बॉन्ड कह सकते हो, अल्फा बॉन्ड, ठीक है। ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन पे HOH, ये तीसरा कार्बन है, आपको पता है क्रम बदल जाएगा, OH, ये चौथा कार्बन है, H, जैसे इसका चौथा कार्बन था तो इधर जुड़ेगा O, यहाँ भी कुछ जुड़ा हुआ होगा इधर, क्योंकि हमने लिखा है कि 200 से 1000 तक होते हैं ये अणु आपस में जुड़े हुए अल्फा डी ग्लूकोज के, ठीक है। ये है, यहाँ H होता है और यहाँ क्या होता है, CH2OH। तो ये तो बना हमारा एक अणु। इसी तरीके से दूसरा तो बना दोगे आप। देखो ये H है, ये लिख दिया H, यहाँ ये जुड़ा होगा अल्फा बॉन्ड के द्वारा दूसरे ग्लूकोज के अणु से, HOH, OH, और यहाँ क्या लिखेंगे H, और यहाँ क्या लिखेंगे H, और यहाँ क्या लिखेंगे CH2OH। ये दूसरा अणु है। और तीसरे अणु में भी हम क्या करेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ जुड़ा होगा किसी दूसरे से, और ये HOH, OH, यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ CH2OH है। तो ये ग्लूकोज के बहुत सारे अणु इस तरीके से जब आपस में जुड़ेंगे ना, कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है बिल्कुल भी,
बिना किसी ब्रांच के है। तो इस तरह का जो हिस्सा जिसमें कम से कम 200 या ज्यादा से ज्यादा 1000 अणु ग्लूकोज के जुड़े हों, यहाँ कितने हैं? 3 हैं। तो इस तरह जो श्रृंखला हमें प्राप्त होती है, जो चेन प्राप्त होती है, उसे कहते हैं एमिलोज। क्या कहते हैं? एमिलोज, या एमाइलोज भी आप इसे कह सकते हो। तो ये एमिलोज स्टार्च का 15 से 20% हिस्सा है। 15 से 20% तो एमिलोज है। अब यदि हम दूसरे हिस्से की बात करें, दूसरा हिस्सा है बेटे एमिलोपेक्टिन। क्या है? एमिलोपेक्टिन है। चलो दूसरे हिस्से की बात यहां करते हैं हम। एमिलोपेक्टिन। देखो एमिलोपेक्टिन में और एमिलोज में क्या डिफरेंस है दोनों में। वो वाला हिस्सा जल में घुलनशील था जो 15 से 20% बनाता है, और ये जल में अघुलनशील होता है। जल में वो तो घुलनशील था एमिलोज, और ये होता है अघुलनशील एमिलोपेक्टिन। वो 15 से 20% हिस्सा बना रहा था। यह है स्टार्च का 80 से 85% भाग होता है या बनाता है। ठीक है, चलो इतना ही लिखो खाली। 80 से 85% भाग किसका बना होगा? एमाइलोपेक्टिन का बना होगा। ठीक है बेटे। और इसमें क्या था? अशाखित श्रृंखला थी अल्फा डी ग्लूकोज की, और इसमें मैं लिखूंगा अल्फा डी ग्लूकोज की शाखित श्रृंखलाएं होती हैं। शाखित श्रृंखला यानी ब्रांच्ड चेन। ठीक है बेटे, शाखित श्रृंखला होंगी यानी ब्रांच निकली होंगी। इसमें तो कोई ब्रांच ही नहीं थी। इसमें मैं यदि स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे तो ब्रांच हमें निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलो कोशिश करता हूं मैं बनाने की कि यहाँ स्ट्रक्चर बन जाए। वैसे जगह तो बहुत कम बची है हमारे पास, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। चलो ये हम बनाएंगे एक ग्लूकोज का अणु अल्फा डी ग्लूकोज का, उसके साथ बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज का दूसरा अणु। चौक ने भी धोखा दे दिया। ये बनाएंगे दूसरा अणु यहाँ अल्फा डी ग्लूकोज का। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर हम एक अणु बनाएंगे बेटे, यहाँ बना लेना चाहिए हमें इस जगह, थोड़ी जगह कम है ना। देखो ऊपर के जो 2 अणु मैंने बनाए हैं ना वो ब्रांच है, शाखा है, और नीचे के जो मैं बहुत सारे अणु बनाऊंगा, बहुत सारे क्या 2-3 ही अणु बनाओ नीचे भी। यहाँ बनाते हैं अगला अणु। कोशिश करूंगा कि बोर्ड पे आ जाए। और एक अणु ये बना दिया। अब देखते हैं क्या होता है। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, इनके ये वाले बॉन्ड बना लो आप, और यहाँ बना लो ऑक्सीजन। सबके यहाँ ऑक्सीजन बना लो। और फिर बना लो ये वाले बॉन्ड। देखते हैं कहीं गलती हुई तो सही कर लेंगे फिर दोबारा। जगह की थोड़ी कमी है, उसकी वजह से हो सकती है मिस्टेक। वैसे तो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखो ये तो मुख्य श्रृंखला है और ये उसकी ब्रांच है। अब सवाल ये है ये जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे ऐसे बेटे, यदि इस चेन को आप देखोगे तो आपको पता है पहला कार्बन है H, यहाँ OH आना चाहिए था, पर ये दोनों आपस में जुड़े होंगे ऐसे। ठीक है, ये अल्फा बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप इसे कह सकते हो। ये H है, ये OH है, ये OH है, और ये H है, और ये H है, और नीचे OH आना चाहिए था, पर आपको पता है कि इस तरीके से ये जुड़ा होगा किसी दूसरे के द्वारा। और यहाँ H है, और यहाँ क्या आ जाएगा?
CH2OH, यही तो आता है यहाँ CH2OH। तो एक अणु तो हमने पूरा करा, ब्रांच वाला। ये ब्रांच है, ये मुख्य श्रृंखला है, उसकी शाखा है, ये ऊपर के जो दो बनाए हैं। ऐसे बहुत सारी ब्रांच आप बना सकते हो। यहाँ देखो जरा, आप यहाँ समझना पड़ेगा आपको। ये H है ना, H के बाद ये नीचे वाला जो आपकी मुख्य श्रृंखला है, वो मुख्य श्रृंखला से ये जुड़ेगी शाखा, इस तरह जुड़ेगी बेटे, इस तरह देखो। देखो ये तो आपकी क्या थी, ये थी आपकी मुख्य श्रृंखला और ये शाखा है। तो इस जगह तो बेटे CH2OH होता है। जब CH2OH होता है तो यहाँ CH2 भी आना चाहिए। OH ने तो बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ CH2 भी आना चाहिए। जगह की कमी होगी, बस वही प्रॉब्लम हुई जो सोच रहा था मैं। देखो कोई बात नहीं, CH2 लिखेंगे हम यहाँ, ये लिख दिया हमने CH2, और ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ CH2, तो ये लिख दिया। और ये O, ये आपस में जुड़ रहे हैं यहाँ, यानी कि इसका तो छठा कार्बन और इसका पहला कार्बन, जो शाखा है उसका पहला कार्बन मुख्य श्रृंखला के छठे कार्बन से जुड़ता है, इस तरीके से यहाँ शाखा जुड़ी है। चलो अच्छा, इसके पूरे करो आप। यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ क्या जुड़ेगा बेटे, यहाँ जुड़ेगा OH और यहाँ जुड़ेगा H। यहाँ क्या जुड़ेगा, ऊपर H जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा और यहाँ CH2OH जुड़ेगा। ये शाखा तो हमने पूरी कर दी, ब्रांच। अब मुख्य श्रृंखला पे आ जाओ। मुख्य श्रृंखला में यहाँ H है, ये दोनों आपस में जुड़े होंगे, और यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है। यहाँ क्या होगा बेटे, यहाँ O इस तरह जुड़ा होगा, यहाँ H है, यहाँ भी H है, और यहाँ हो जाएगा CH2OH। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये वाले भी पूरे करने हैं। यहाँ भी क्या जुड़ा होगा, ऑक्सीजन एटम। यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है, ये तो जुड़ ही गया। और ये हमने जो है यहाँ क्या जोड़ना है, ऊपर यहाँ जोड़ना है H। क्या जोड़ना है, H। और ये क्या हो गया, यहाँ जोड़ना है H, ये H जोड़ना है यहाँ। CH2OH आना था, पर CH2OH में से, और नीचे के, इसके नीचे जो OH होता है ना, यहाँ जो नीचे OH होता है इस जगह, उसमें से H और एक में से OH निकला, ये आपस में जुड़ गए, यानी मुख्य श्रृंखला से शाखा जुड़ी है इस बॉन्ड के द्वारा। ठीक है बेटे। अच्छा चलो इसे देखो, यहाँ क्या होगा, H, यहाँ O, आगे भी ब्रांचेस चल रही होंगी, H OH, यहाँ उल्टा होता है OH H, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, और यहाँ होगा CH2OH। मतलब आपको समझना है कि एमिलोपेक्टिन क्या होता है। एमिलोपेक्टिन जल में अघुलनशील है, स्टार्च का 80 से 85% हिस्सा है, और अल्फा डी ग्लूकोज की शाखित श्रृंखला है। ये तो हमने मुख्य श्रृंखला बनाई और इसमें शाखा बनाई एक। आप और भी शाखा इधर भी बना सकते हो, बस ध्यान रखना जो शाखा बनाओगे उसका पहला कार्बन और ये छठा कार्बन, यहाँ से तो H निकलेगा और वहां से OH निकलेगा, और इस तरह इसमें एक और ब्रांच जुड़ सकती है। थोड़ा सा बस आपको जैसे मैंने समझाया ध्यान रखना है कि क्या हुआ है ये। ठीक है, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे वहां जो है थोड़ा छोटा बना था डायग्राम, जगह कम थी बोर्ड पे, तो इसलिए मैंने दोबारा डायग्राम बना दिया है। आप देख लो ध्यान से। बस आप जो है इन दोनों को तो जोड़ना जानते ही हो, इन्हें भी जोड़ना जानते हो कि बीच में ये आ जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या फिर आप इसे कह सकते हो अल्फा लिंकेज या अल्फा बॉन्ड या अल्फा बंधन। ये तो दोनों को आप जोड़ लोगे, इन दोनों को भी जोड़ लोगे, इन दोनों को भी जोड़ लोगे। यहाँ जो एमिलोपेक्टिन है इसमें डिफरेंस ये है कि जो मुख्य श्रृंखला है उसके साथ शाखा कैसे जुड़ेगी। देखो ध्यान से, यहाँ देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। देखो छठे कार्बन पे क्या होता है, CH2OH। तो CH2OH का तो एक तो OH और उधर से एक H निकलेगा ऊपर से, तो क्या होगा कि ये CH2 और H
यानी कि इसका तो पहला कार्बन, जो श्रृंखला है, जो आपकी शाखा है, जो ब्रांच है, उसका तो पहला कार्बन, और इसका मुख्य श्रृंखला के किसी एक अणु का छठा कार्बन आपस में जुड़ते हैं। ये देखो, आपको पता है कि ये छठा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? छठा कार्बन है। इस वाले ग्लूकोज का छठा कार्बन है, वो उस ग्लूकोज का पहला कार्बन है। तो पहला कार्बन और छठा कार्बन आपस में जुड़ते हैं, जिससे मुख्य श्रृंखला में जुड़ पाती है शाखा। तो यदि वहां आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ से चित्र बना सकते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ से बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये चीजें तो जोड़नी आती है, पर इस शाखा को मुख्य श्रृंखला से जोड़ने का तरीका आपको सीखना है। यहाँ से जुड़ेगी, जब भी कोई शाखा जुड़ेगी यहाँ से, समझ रहे हैं ना आप? यहाँ से CH2 ये राजों का तू, O ये राजों का तू, H वहां से निकल गया क्योंकि उसके पास भी क्या था? OH था। तो यहाँ ये नया बॉन्ड बना है एक, इसे सीखना है बस आपको बनाना। चलो बेटे अगली बात करते हैं। चलो अब हम बात करेंगे सेल्यूलोज की। किसकी बात करेंगे? सेल्यूलोज की बात करेंगे। आपको पता है सेल्यूलोज जो है पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो सेल्यूलोज का, फिर हम सीखेंगे। इसका जो है तिरछा स्ट्रक्चर होता है बेटे सेल्यूलोज का। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। वास्तविकता में यह है, स्टार्च और सेल्यूलोज लगभग दोनों एक ही जैसी चीज है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्टार्च में क्या होता है, एक तो एमिलोज होता है 10 से 15% हिस्सा बनाने वाला, और एक होता है एमिलोपेक्टिन जो बनाता है 80 से 85%। तो एमिलोज बनाता है 15 से 20% और ये बनाता है 80 से 85%। पर यदि सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज में श्रृंखलाएं तिरछी जुड़ी होती हैं। ठीक है, कैसी जुड़ी होती है? तिरछी। और बीटा डी ग्लूकोज होता है इसके अंदर, जिसमें तिरछी श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। जैसे ये यहाँ खत्म हुआ ना, यहां से बनाऊंगा मैं स्ट्रक्चर दूसरा। देखो थोड़ा सा बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि मैं स्ट्रक्चर कैसे बना रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा इसका शेप अच्छा बना देते हैं। इसके ठीक नीचे यहाँ एंड करना है हमें, तो हमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर। अब इसके ठीक नीचे यहाँ एंड करना है, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए। देखो अब समझ में आ जाएगा, तिरछे जोड़ूंगा मैं इन्हें सबको। ठीक है, अब आपको पता ही है कि इसमें हमें बनाने हैं बॉन्ड इस तरह के। पहले तो ऑक्सीजन एटम बना दो आप। ऑक्सीजन एटम ये बना दिया, यहाँ हम बॉन्ड बनाएंगे, ये हम बनाएंगे बॉन्ड। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल 3 अणुओं से ही समझ में आ जाएगा हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटे कि यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऊपर OH होना चाहिए था ना। क्या होना चाहिए था? OH। पर ये ऑक्सीजन एटम किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर जुड़ा हुआ है किसी के साथ। ये तो 3 अणु ही बनाए हैं ना हमने। तो यहाँ क्या होता है? HOH। और यहाँ क्या होता है? OH H। यहाँ क्या होता है? HOH होता है ना। पर वो वाला O और ये वाला ये जुड़ जाएंगे आपस में, जैसे यहाँ जुड़ा होगा ये किसी के साथ। ये H है और ये CH2OH है। देखो जरा इस बात को समझ में आया क्या आपके? बिल्कुल ऐसा ही हमें यहाँ करना है। देखो ये हमने यहाँ से ऊपर O, जैसे यहाँ लिखा था O, यहाँ नीचे क्या जोड़ेंगे? H, यहाँ HOH और यहाँ OH और यहाँ HOH। बस ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। देखो ऐसे, देख रहे हैं आप, दोनों जुड़ गए तिरछे। H और ये क्या होता है? CH2OH। ऐसा ही यहाँ होगा, नीचे H है, यहाँ HOH, यहाँ OHH और यहाँ HOH। पर यहाँ करके मैंने ऐसे कर दिया। देखो नीचे भी श्रृंखलाएं आ रही होंगी ना, ये जो हमारी श्रृंखला है नीचे भी बढ़ रही होगी, ऊपर भी बढ़ रही होगी। यहाँ H है और यहाँ CH2OH है। बस आपको ध्यान रखना है कि सेल्यूलोज ऐसा होता है। कैसा होता है? इस तरह का तिरछा जुड़ा हुआ।
बीटा डी ग्लूकोज के बहुत सारे अणु तिरछे जुड़े हुए होते हैं तो सेल्यूलोज बनता है। इसलिए आप इस बॉन्ड को कह सकते हो बीटा बॉन्ड, इसे बीटा बॉन्ड कह सकते हो। जब अल्फा डी ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो उसे अल्फा बॉन्ड कह सकते हो, जैसे हमने कहा था अभी अल्फा बॉन्ड, ये अल्फा बॉन्ड है, अल्फा है, अल्फा बॉन्ड है। और बीटा बॉन्ड इस तरह से बनते हैं, ये बीटा बॉन्ड आप इन्हें कह सकते हो, इसे भी, यहाँ जो बनेगा वो भी, यहाँ जो बनेगा वो भी, ये सेल्यूलोज है। बीटा डी, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सेल्यूलोज बनेगा और तिरछे जुड़ेंगे, यानी कि ऋजु रेखीय उनमें संबंध स्थापित होगा। तो सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर तो ये बनाना है। अब लिखना कितना है, सबसे पहले तो ये बात जरूर लिखनी है कि ये केवल पौधों में पाया जाता है, केवल पौधों में पाया जाने वाला। बायोलॉजी वाले बच्चों को पता होगा कि पौधों में कहाँ पाया जाता है, बताओ सोच के। केवल पौधों में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है या होता है। बताओ पौधों में कहाँ पाया जाता है बेटे सेल्यूलोज, बता सकते हो आप। कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में, प्लांट सेल की सेल वॉल में। जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है ना, उसमें पाया जाता है बेटे, ठीक है। और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज से बनी कैसी श्रृंखला होती है इसकी, अभी मैंने बताया था तिरछी श्रृंखला होती है, तिरछी श्रृंखला होती है, यानी कि बीटा डी ग्लूकोज आपस में जुड़े होंगे, एक तिरछी श्रृंखला बनाएंगे। और यदि हम बात करें कि ये तो कार्बन कौन सा है, देखना जरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे कार्बन और पहले कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, चौथे कार्बन और पहले कार्बन के बीच। तो आप लिख सकते हो C1 व C4 के बीच, यानी एक ग्लूकोज का C1 होगा, एक दूसरे ग्लूकोज का C4 होगा। पहला कार्बन और चौथा कार्बन के बीच कौन सा लिंकेज है, बीटा, बीटा बॉन्ड बनता है, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हमारे जो मुख्य मुख्य कार्बोहाइड्रेट हैं जो हमारे कोर्स में है, वो हमने डिटेल में थोड़ा सा इन्हें पढ़ लिया है। यदि किसी के बारे में भी क्वेश्चन आता है तो आप उम्मीद है कर दोगे, शॉर्ट नोट को या टिप्पणी को लिख दोगे। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे ये सभी कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कुछ थे मोनोसैकेराइड जैसे फ्रक्टोज था, कुछ डाइसैकेराइड थे और कुछ पॉलीसैकेराइड थे। इनमें से किसी भी क्वेश्चन को पेपर में पूछा जाता है, या तो संरचना पूछी जाती है या फिर टिप्पणी पूछी जाती है, जिसे आप कहते हो शॉर्ट नोट। तो जितना भी मैंने आपको लिखवाया है इतना आपको लिखकर आना है। यदि किसी भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो मोनोसैकेराइड हो, चाहे वो डाइसैकेराइड हो, चाहे वो ओलिगोसैकेराइड हो और चाहे वो पॉलीसैकेराइड हो, थोड़ा थोड़ा आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। बस बेटे मैं हमेशा कहता हूं कि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर डेली पढ़ो, किसी भी दिन की छुट्टी ना करो। रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।